हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। जो हमारे बोर्ड के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन वीडियोस के माध्यम से, मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा आपको बताया, मेडिटेशन करें और मन को शांत रखें, शांत स्वभाव से पढ़ाई करें। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और एक काम और करना है कि मेरी वीडियोज़ को आप देखते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ बहुत बेहतरीन क्लासेस इस समय। जैसा कि आप देख रहे हैं MCQs हमारे चल रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको 3 चैप्टर्स के MCQs आपको बताए। मैंने विलयन का बताया, वैद्युत रसायन का बताया और रासायनिक बलगतिकी के बताए। तो बच्चों, अब आगे के जो 2 चैप्टर हमारे पार्ट 1 के बचते हैं, जिसमें से D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसमें से हम आज कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेने का प्रयास करेंगे। पहले वाली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा स्नेह दिखाया है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप ये करते हैं, तो अच्छी बात है। और फिर से निवेदन यही रहेगा कि भाई अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें। क्या बताया भाई? पेन कॉपी लेकर के बैठें। जो बच्चे पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठते तो फिर वो ऐसे ही बस समय पास करते हैं मेरे हिसाब से। तो पेन कॉपी ज़रूर ले लें और प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे MCQs हम निकालने का आज, खासतौर से D एंड F ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से MCQs पक्के आने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है, क्या चैप्टर है? D एंड F ब्लॉक। ठीक है, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर आपका थ्योरी के हिसाब से भी और MCQs के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बच्चों क्या खासियत है कि इसको आप समझ लीजिए। पहले मैं कुछ बातें भी आपको बताऊंगा, MCQs भी आपके हो जाएंगे। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 2 प्रकार के एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इनमें से एक होते हैं D ब्लॉक। ठीक है भाई, पहले कौन से हैं? D ब्लॉक। और दूसरे होते हैं F ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो 2 प्रकार के होंगे। इनमें जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें आपको पता होगा, इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं D ब्लॉक के तत्वों को? संक्रमण तत्व। और F ब्लॉक के तत्वों को बोला जाता है बच्चों अंतः संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व। अंतः कह दो चाहे आंतर कह दो, इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व। तो ये याद रखेंगे आप कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको अंतः संक्रमण या आंतर संक्रमण तत्व भी बोला जाता है बच्चों। इसमें जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है N-1D। N-1D है ना, NS2। तो NS2 N-1D ये होता है। और जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है N-2 F उपकोष में। तो N-2 F उपकोष इसमें होता है, तो और इसमें N-1D में प्रवेश करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें इस चैप्टर में 2 पार्ट हमारे होंगे। पहले होंगे D ब्लॉक वाला, संक्रमण तत्व वाला, और दूसरा पार्ट हमारा होगा किसका? F ब्लॉक, यानी कि इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो देखिए, D ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन भाई D उपकोष में प्रवेश करता है, N-1D उपकोष में प्रवेश करता है। F ब्लॉक के तत्व कौन से? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। अब ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोर्स में सब चीज़ें पढ़ ली होंगी डिटेल में, और नहीं पढ़ी तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे MCQs भी हैं बच्चों, वो एक तो हमें फोकस करना है पहले किस पे? संक्रमण तत्वों पे, और फिर फोकस करना है इस चैप्टर से अंतः संक्रमण तत्वों से। तो चलिए, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम लोग पहले हम देखेंगे किसके? संक्रमण तत्वों की बात करेंगे। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व मैंने बताया आपको कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब जो हमारे D ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, D ब्लॉक के तत्व, जरा ध्यान दो। इन D ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है बच्चों। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। देखो, वीडियो ध्यान से देखोगे, पूरी देखोगे तो सारा समझ में आएगा। भाई ऐसा सोचोगे
कि सर ने तो वीडियो ये 40 मिनट की बना दी, 45 मिनट की बना दी, 1 घंटे की बना दी। तो भैया अगर आपको अपने भविष्य के लिए 1 घंटा भी नहीं आप दे पा रहे हैं तो फिर आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर डिटेल से अच्छी तरह समझना है तो भाई टाइम तो लगता है। तो इसलिए पूरी वीडियो के साथ बने रहें। काट काट के वीडियो को देखोगे तो भैया कोई समझ में बात आने वाली नहीं है। ठीक है, जो समझदार बच्चे हैं वो सब चीज़ समझ जाते हैं। अच्छे बच्चे भी हैं, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं भाई, अच्छे होने का उसका क्या, सब अच्छे ही हैं। चलिए, तो डी ब्लॉक के तत्वों को बच्चों बताओ कितनी श्रेणियों में, याद रखो 4 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई ये बातें सीखने के बाद ही आप एमसीक्यूज कर पाएंगे। 4 श्रेणियों में इनको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, किया गया है, जाता है। ठीक है भाई, तो 4 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे भाई। अब 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं सर, इसमें से पहली श्रेणी का नाम होता है 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम होता है 4D श्रेणी। नोट कर रहे होगे ना, हाँ नोट कर लो, 4D श्रेणी नोट कर लो, अगर नोट पहले से है तो अच्छी बात है। 4D श्रेणी। तीसरी श्रेणी होती है सर 5D श्रेणी, पढ़ लिया होगा आपने, 5D श्रेणी। फिर चौथी श्रेणी कौन सी होती है, 6D श्रेणी। तो ये 4 श्रेणी होती हैं भाई। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणी होती हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि जो तीनों श्रेणियां हैं, 4 श्रेणी हैं, इसमें से 4 श्रेणी में जो 6D श्रेणी है ये तो अभी तक अनकम्प्लीट सी चल रही है, लेकिन ये जो 3 श्रेणी पहली हैं ये श्रेणियां बनाई जा चुकी हैं। तो देखिए, अब हम इनमें से सबसे पहले देखेंगे बच्चों कौन सी श्रेणी देखेंगे, 3D श्रेणी। 3D, तो 3D क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 3D श्रेणी को देखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डी ब्लॉक के जितने भी श्रेणी हैं, चाहे वो कोई सी श्रेणी हो, सब में 10 तत्व होंगे बच्चों। कितने होंगे, 10। ये भी पूछा जाता है आपसे 10 तत्व ही क्यों हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी या डी ब्लॉक की जो श्रेणियाँ उसमें 10 तत्व क्यों रखे गए हैं। तो तत्व उतने रखे जाते हैं जितने उस उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से जा सकते हैं, 10। डी में 10, तो उतने ही तत्व श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो एफ उपकोष में कितने तत्व रखे जा सकते हैं, 14 तत्व। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसमें तत्वों की संख्या 14 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बच्चों बात करेंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, आप नोट कर लेंगे साथ साथ तो अच्छा रहेगा। कितने तत्व बताए मैंने, बताओ जल्दी से, 10 तत्व होंगे। तो 10 खाने बना लेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। चलो यहाँ तक हो गया हमारा काम। आगे की चीज़ के खानों को इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सही। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसी में से ही देखिए हम लोग, मैं इसमें ऐसे खाने बना दूंगा। तो ये सीरीज है हमारी कौन सी, 3D सीरीज यानी कि 3D श्रेणी। ठीक है, ये 3D श्रेणी है। इसका पहला तत्व है SCTIV। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे का मतलब आईफी आयरन को नी, फेकोनी QCU जान जलाती है, ZN। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है, इसको आप याद रख सकते हैं, जरूर याद कर लेना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। इसमें एटॉमिक नंबर की बात करें 21 से शुरू होते हैं, 21 22 23 24 25, ठीक है, 26 27 28 29 और 30। इसको बोलते हैं बच्चों 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी ये एलिमेंट्स इसमें हैं 10 के 10 एलिमेंट, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है वो 3D उपकोष के कक्षकों में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D उपकोष के कक्षकों में जाएगा, तो इसलिए इनको इसको बोल दिया गया 3D श्रेणी। 3D में जाएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस लिखेंगे 3D में जाएगा। इसके बाद जो अगली सीरीज होती है उसको बोला जाता है 4D सीरीज। कौन सी सीरीज होती है वो, 4D सीरीज। चलो 4D सीरीज कैसे बनेगी भाई, 4D सीरीज, ठीक है भाई, 4D सीरीज बना रहे हो क्या,
हाँ साथ साथ बना लो भाई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है भाई। तो इसके भी हम ऐसे देख लें तो ये होता है ये जर नब मोटेक रर RURH पैड्ज PDAG कैड CD। ठीक है, ये जर नब मोटेक MOTC मोटेक पढ़ा जाता है दोनों को मिला के मोटेक रर RURH रर पैड्ज कैड रर पैड्ज कैड। ये इस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं। ये होता है 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। जो संख्या जिसके नीचे है वो उसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। ये श्रेणी होती है जी 4D श्रेणी। ये वाली कौन सी भाई? 4D श्रेणी सर, 4D श्रेणी। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो किस में जाता है? 4D उपकोष के कक्षों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4D सीरीज। अब तीसरी और अंतिम जो बनानी है हमें वो कौन सी बच्चों? 5D। कौन सी बताइए जरा जल्दी से? 5D। आप कहोगे सर क्लास पढ़ा रहे हो या बहुविकल्पीय पढ़ा रहे हो? अरे भाई इनसे ही बहुविकल्पीय निकलने वाले हैं, इनसे ही। ठीक है, अब खटाखट बहुविकल्पीय होते चले जाएंगे अगर ये तुमने एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है भाई। ये कौन सी श्रेणी होगी सर? 5D श्रेणी। 5D श्रेणी। ठीक है, 5D श्रेणी ऐसे होती है 5D श्रेणी। तो इसमें पहला तत्व है La लेंथेनम, ला हफ्ता वर्णा W मतलब टंगस्टन, वर्णा रे उधर OS इधर IR पिटाई प्लेटिनम और AU आयरोनेट यानी कि गोल्ड सोना, होगी Hg। ठीक है, होगी Hg। जो La है भाई, ये La यहाँ 5D सीरीज में भी रखा गया और उधर ये हमारा लेंथेनाइट्स यानी कि किसमें? F ब्लॉक के तत्वों में भी रखा गया है। तो दोनों जगह रखा गया है। दो नाव में पार रखने वाला है ये, तो ना तो यहाँ गिना जा रहा ना वहाँ गिना जा रहा सही तरीके से। ठीक है, दो नाव में पैर रख कर चलने वाले व्यक्ति जो है कहीं के नहीं रहते, है ना। तो याद रखें। तो La 57, ये सीरीज बिल्कुल अलग हो जाएगी। और फिर इसके बाद सीरीज शुरू होती है 72 से 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है जी। तो ये होगा हमारा ऐसे सीरीज इसकी। ये सीरीज होती है सर 5D सीरीज। कौन सी सीरीज होती है? 5D सीरीज। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। ये तीनों सीरीज आप नोट कर लें। ये पहली होगी 3D सीरीज, ये दूसरी होगी 4D सीरीज और ये होगी 5D सीरीज। 6D सीरीज जो है वो नहीं है पूरी, इसलिए नहीं बनवाई जाती ना पढ़ाई जाती। तो ये डी ब्लॉक की पूरी 3 श्रेणी है। वैसे टोटल अगर पूछा जाए कितनी श्रेणियों में बांटा गया डी ब्लॉक को, यानी कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी, चौथी होती है 6D, लेकिन उसमें एलिमेंट्स सभी नहीं दिखते। तो ये इस प्रकार की सीरीज है। अब इन सीरीज से कनेक्टेड बच्चों कौन कौन से सवाल हमारे यहाँ पर आते हैं वो मैं आपको यहाँ साइड में इनसे संबंधित जो होंगे, इन्हीं सीरीज से संबंधित, वो मैं यहाँ पर लिखवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इन सीरीज को आप ध्यान से देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है बच्चों? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है ना, इधर लिख दूं? हाँ ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। प्रश्न नंबर 1, चलो संक्रमण तत्वों, नोट करो, तत्वों को, संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणियों में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? देखो आ गया ना पहला क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों को, संक्रमण तत्वों की जगह बच्चों डी ब्लॉक के तत्व भी लिखा सकता है। संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन
3 श्रेणी, सी ऑप्शन बच्चों हमारी 4 श्रेणी और डी ऑप्शन है 5 श्रेणी। तो कुल कितनी श्रेणियों में संक्रमण तत्वों को विभाजित किया गया है? ठीक है, तो अभी तो बताया मैंने आपको कितनी श्रेणी होती है, 4 श्रेणी होती है, 3D 4D 5D और 6D होती है। चौथी कौन सी होती है? 6D श्रेणी। उसमें एलिमेंट्स अभी नहीं हमें बताए गए, तो ये 6D श्रेणी भी होती है। तो 4 श्रेणी में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। चलो प्रश्न नंबर 2 नोट करो भाई, नोट करो नोट करो नोट करो। कॉपी है क्या? कॉपी पेन है ना? हाँ, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और फिर देखो खटाखट कैसे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं सारे एमसीक्यूज बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बताऊंगा। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ऑर्गेनिक से बताएंगे। उसके बाद मैं आपको पूरी केमिस्ट्री से एक नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक नंबर कराऊंगा और फिर आपको गैस क्वेश्चन बताए जाएंगे बाद में। तो जब तक पेपर ना हो तब तक बने रहें। 12वीं बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं इस बार, 12वीं बोर्ड के लिए। ठीक है, तो याद रखो। प्रश्न नंबर 2 नोट करिए। 3D श्रेणी में 3D श्रेणी में, ठीक है, कुल तत्व हैं 3D श्रेणी में कुल तत्व हैं। अब देखो 3D हो 4D हो 5D हो, कोई सी भी श्रेणी हो सर, 3D श्रेणी यानी कि डी ब्लॉक में जितनी भी श्रेणी है जो हमारे ज्ञान में है, संज्ञान में है, सब में कुल तत्वों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? शुरू में ही बताई थी, 10 होती है। कितनी होती है? 10। कोई सी भी श्रेणी हो, यहाँ 3D की जगह 4D आ जाए तब भी 10, 5D आ जाए तब भी 10। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन आपके पास कुछ और होगा, बी कोई और होगा, तो सीधा आंसर लिख दूं क्या? आंसर बच्चों लिखना है 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ऑप्शन में से 10। तो डी याद रखो, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10, और जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उतने ही मैक्सिमम एलिमेंट्स। तो आपको 3, 4 ये नहीं देखना, ये देखो डी है क्या? हाँ डी है, तो इसका मतलब 10 तत्व होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो सर। डी ब्लॉक का, हाँ ये देखो डी, निम्न में से डी ब्लॉक का है ना, या डी ब्लॉक का कौन सा तत्व संक्रमण नहीं है ना? निम्न में से जोड़ सकते हैं, निम्न में से। ठीक है भाई, निम्न में से डी ब्लॉक का कौन सा तत्व संक्रमण नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, चाहे एक नंबर का हो, बहुविकल्पी हो। याद रखो ये जितनी मैंने आपको सीरीज बताई हैं, कितनी सीरीज बताई हैं? 3D 4D 5D जो हैं, ये 3 है। इनके जो तीनों के लास्ट के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? लास्ट के। ये लास्ट के एलिमेंट्स यहाँ कौन है? Zn। यहाँ लास्ट के एलिमेंट्स कौन है? Cd। Zn मतलब जिंक, Cd मतलब कैडमियम और Hg मतलब मरकरी। ये तीनों हमारे संक्रमण नहीं है। Zn, Cd, Hg लास्ट के हमारे संक्रमण नहीं है। तो अब इनमें से ऑप्शन देखिए हमें क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन हमें दिया गया ए क्या भाई? Mn दे दिया जी, बी दे दिया हमें Fe दे दिया भाई, सी दे दिया हमें Cu दे दिया, और डी दे दिया हमें Zn दे दिया। ठीक है, तो इन तीनों में से देखो कौन सा आया? Zn, Cd, Hg में से कौन सा आया? तो Zn, Cd, Hg में से कौन आ गया? Zn आ गया। तो संक्रमण तत्व नहीं है, कौन है? जिंक है। जिंक नहीं होता है, ये तीनों नहीं होते। ठीक है, नोट कर लो, तीनों नहीं होते, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है Zn, Cd, Hg। एक नंबर में सवाल वैसे ही आता है, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण नहीं है? तो जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों नहीं है। नोट कर लो मेरी बात को आज। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन यहां से आ सकता है। प्रश्न नंबर 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व होगा? ऐसे हो सकता है भाई, संक्रमण तत्व होगा।
तो भाई ए दिया गया है सोडियम, बी दिया गया आपको कौन, सपोज दैट कैल्शियम, ठीक है, सी दे दिया आपको क्या, नाइट्रोजन, और डी आपको दे दिया गया कौन, चलो आयरन दे दिया, आयरन। तो आपको छांटना है इसमें से संक्रमण निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण होगा। तो संक्रमण कौन होगा, जो डी ब्लॉक का होगा। अब सोडियम तो डी ब्लॉक का नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं होता, ठीक है, ये तो होते ही नहीं, एस ब्लॉक में है। नाइट्रोजन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो कौन से तत्व संक्रमण होते हैं, जो डी ब्लॉक के होते हैं। तो डी ब्लॉक का कौन हो सकता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, फे 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 एफी, आयरन। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, संक्रमण तत्व होगा। तो ये 4 क्वेश्चन सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन। अब आप इनको देखें जरा कि भाई कैसे कैसे बताया मैंने, नोट करो, चारों क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ चारों क्वेश्चन को, ठीक है। चारों क्वेश्चन नोट करो, ये मत समझ लेना कि कोई से ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, भैया आते हैं, आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आते हैं। तो याद रखना मेरी बात, तो नोट कर लो भाई, ताकि फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। आ गया, हो गया, हाँ चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको मैं हटा देता हूँ भाई, चारों को, इन्हें ये इसलिए बना के रखी श्रेणियाँ क्योंकि इनसे हम क्वेश्चन ही कहीं निकालते रहेंगे, ठीक है। ये साइड में यहाँ दिक्कत तो नहीं हो रही, कुछ आ रहा होगा पूरा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है ना, या ये कह लो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5वां है क्या, हाँ। निम्न तत्वों में से 4D श्रेणी का संक्रमण तत्व है। देखो 4D श्रेणी का संक्रमण तत्व है। ए हमें दिया बच्चों, ए परमाणु क्रमांक 37, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया। बी हमें दिया कैपिटल बी 47, और सी हमें दिया गया बच्चों सी 57, यानी कि तत्व सी, और इसका एटॉमिक नंबर कितना, 57। डी ऑप्शन हमें दिया गया है क्या, डी 30। तो ये है। अब ये हमें देखो ये तत्व दे दिए ए बी सी डी, और हमें बताना है कि इनमें से 4D श्रेणी का कौन सा होगा। तो 4D श्रेणी क्या होते हैं, देखो इधर ये 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी के एटॉमिक नंबर कहां से 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक है। 4D श्रेणी के कहां से कहां है, 4D श्रेणी बताओ कहां से कहां है, 39 से 48 तक है। और 5D के कहां से 57 से 80 तक के हैं। तो बताओ फिर, अब बताओ 37 4D है ना, तो यहां कहां से कहां है, 39 से 48 तक। तो 37 तो इसमें आता नहीं है, 39 से तो शुरू ही हो रहा, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, गलत है। दूसरे ऑप्शन पे चलो बी में क्या लिखा 47, तो 39 और 48 के बीच में क्या आया 47 है। देखो यहाँ 47 है या नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा भाई 47 तो है। अब देखो सी ऑप्शन क्या है 57, तो 57 तो आता ही नहीं, 48 तक है। और वो क्या है लास्ट का डी 30, तो 30 भी नहीं होगा, 30 तो ऊपर आ गया ना 3D में, ये 3D होता है। पूछा कौन सा 4D, तो 4D का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है भाई। तो कौन सा हो गया बताओ जल्दी से, बी 47, ये हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन अगर सही जानकारी होगी तो भाई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, समझिए ना बात को। हाँ ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होगा, अब देखिए निम्न में से
3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक होते हैं, यानी कि 3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक होते हैं। ए लिखा गया 39 से 48, बी लिखा गया भाई 72 से 80, ठीक है। सी लिखा गया भाई हमारा क्या 21 से 30, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो किसका पूछा देखो जल्दी से यहां से, 3D श्रेणी का। किसका पूछा गया? 3D श्रेणी। तो 3D श्रेणी ये है। 3D श्रेणी के परमाणु क्रमांक कहां से कहां बताया मैंने? 21 से 30, जबकि जो 39 से 48 है किसके हैं? 4D के। फिर 72 से 80 जो है किसके हैं? 5D के। और नन एक हो ही गया। तो 3D के जो परमाणु क्रमांक की सीरीज है वो कहां से कहां है? 21 से 30। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। नोट कर लिए? नोट कर लिए ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। ऐसे होंगे भाई। अब ये देखो, एक दो चीजें मैं तो 2-3 चीजें नोट करा रहा हूं, मैं यही साइड में नोट कराऊंगा, फिर मैं इसको हटा दूंगा, फिर क्वेश्चन हम बड़े स्तर से ले सकते हैं कि भाई किसी भी डी ब्लॉक के तत्व में संक्रमण गुण कब आता है? संक्रमण गुण कब आएगा? संक्रमण होगा कब? वो संक्रमण कब होगा? संक्रमण कब होगा? कोई तत्व संक्रमण कब होगा? कब होगा? जब उसका डी उपकोष, नोट कर लो बिल्कुल, आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा हो, या ये कह लो कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। क्या बात बताई? संक्रमण कब होगा कोई भी डी ब्लॉक का तत्व? जब उस डी उपकोष वो कैसा भरा हो? आंशिक भरा हो। आंशिक भरे का क्या मतलब होता है? देखो डी, ये डी है, आपको पता है कि डी में भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10। अगर इसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए भाई, तो फिर ये है पूर्ण रूप से भरा हुआ। कैसा भरा हुआ? पूर्ण रूप से। अगर ये ऐसे है D10, तो ये पूर्ण रूप से भरा है। कॉपी पेन उठा रखी नहीं उठा रखी? अरे भाई कॉपी पेन लेके बैठे नहीं बैठे? कॉपी पेन नहीं ले रखी तो फिर वीडियो को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं आपको, कॉपी पेन जो बच्चे लेकर नहीं बैठते हो कुछ नहीं सीख पाने के, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है सीखने की। कॉपी पेन जो लेकर बैठे हैं वो पक्का सीखेंगे, ये गारंटी है। तो D10, अगर D में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, पूर्ण रूप से भरा हो, D 10 हो, तो इसको बोला जाता है पूर्ण रूप से भरा है। अगर D में कितने 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, 1 से 9, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इसको बोला जाता है बच्चों आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, आंशिक रूप से भरा है। कब होता है वो आंशिक रूप से भरा? अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से कम इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ही वो क्या माना जाता है? आंशिक रूप से भरा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डी उपकोष होता है बच्चों, कौन सा उपकोष होता है? डी उपकोष। तो डी उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या कितनी होती है? बताओ, कक्षकों की संख्या कितनी होती है? याद नहीं आया क्या? देखो क्या बताया गया था, एस पी डी एफ। तो इसमें कक्षक कितने होते हैं? एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ठीक है, तो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1, 2, 3, 4 और 1 5। ठीक है भाई। तो देखो पूर्ण रूप से कब भरा होगा भाई? डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं? हुंड के नियम अनुसार डालते हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। भाई हुंड ने क्या बताया था? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरेगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षकों में भर जाए उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, डबल होगा। पहले एक एक सब में डालेंगे।
ठीक है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालेंगे और इलेक्ट्रॉन एक एक डालने के बाद फिर हम 5 यहाँ हो गए, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा युग्मित, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है भाई, तो ये एक है, ये दूसरा नहीं है, ये पहला है, ये छठा है, याद रखो, पहला, ये दूसरा ऐसा नहीं है, पहला दूसरा नहीं है, ये पहला है और अगले वाला क्या है, छठा इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा कौन सा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जो क्लॉकवाइज है वो पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो ये ऐसी स्थिति अगर है तो ये माना जाता है कि ये जो डी उपकोष है ये पूरा भरा है, और पूरा भरा है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमें कैसे दिख रहे हैं भाई, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा है युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उसको माना जाएगा पूर्ण रूप से भरा, ये पूर्ण रूप से भरा है। अब सपोज हमें करना है किसका, सपोज हमें 9 इलेक्ट्रॉन डालने हो तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ही तक पूरे हो जाएंगे। तो ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, खाली, मतलब सिंगल रह जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको कैसा मानेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और उस उपकोष को माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन, वो उपकोष हमारा कैसा भरा है, आंशिक रूप से भरा है। तो कोई भी डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण कब होगा, संक्रमण होगा उसका डी उपकोष आंशिक रूप से भरना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, एक ही हो, चाहे एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो वो डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण होगा। ठीक है, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे पहले बताए थे डबल के डबल युग्मित हो गए तो फिर वो संक्रमण नहीं दिखाएगा। संक्रमण कब नहीं दिखाएगा, या तो डी उपकोष पूरा भरा हो या डी उपकोष पूरा खाली हो। अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 0, कब नहीं होगा संक्रमण, एक तो D10 की स्थिति में नहीं होगा और एक D0 की स्थिति में नहीं होगा। अगर ये स्थिति है तो वो तत्व संक्रमण नहीं होगा, इन 2 कंडीशन में नहीं होगा भाई। संक्रमण कब नहीं होगा भाई, नोट कर लो, संक्रमण कब नहीं होगा, अगर D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो या D में 0 इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों कंडीशन में वो संक्रमण नहीं होगा, नहीं तो वो तत्व संक्रमण दिखाएगा ही दिखाएगा, याद रखो। अच्छा, एक बात और याद रखो, मैं तुम्हें बता दूं कि भाई संक्रमण देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई तत्व है तो उस तत्व को देखो, पहले संक्रमण दिखाया नहीं दिखाया, फिर उस तत्व के आयनों को देखो। जैसे कॉपर है तो कॉपर जो तांबा होता है तो कॉपर को देखेंगे तो कॉपर संक्रमण दिखाता नहीं, जो क्यूप्रस होता है वो भी नहीं दिखाता, लेकिन क्यूप्रिक ये संक्रमण दिखाता है, ये नहीं दिखाते दोनों, ये दिखाता है। तो अगर इन तीनों में से एक ने भी संक्रमण दिखाया, कॉपर ने दिखाया, चाहे क्यूप्रस ने दिखाया, चाहे क्यूप्रिक ने दिखाया, तो वो संक्रमण माना जाएगा। कई बार पूछा जाता है आपसे कॉपर संक्रमण है या नहीं है, तो कॉपर संक्रमण है, याद रखो, कॉपर संक्रमण है। क्यों, क्योंकि कॉपर संक्रमण नहीं दिखाने का, क्यूप्रस नहीं दिखाने का, लेकिन कौन दिखा देगा, क्यूप्रिस। तो अगर आपको चेक करना है कि वो तत्व संक्रमण है या नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना है उस तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन अंतिम गया उसमें आपका आंशिक रूप से भरा है, अगर डी उपकोष खाली है क्या कहीं ना कहीं, या उसके आयन के द्वारा। अगर दोनों में से किसी ने भी संक्रमण दिखाया तो वो तत्व संक्रमण माना जाएगा। तो बताओ संक्रमण कब होगा, डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो या डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ये बात नोट कर रख लो। और संक्रमण कब नहीं होगा, अगर पूरा भरा हो और या पूरा खाली हो, या तो पूरा भरा हो, डी के 10 के 10 हो जाए, और या बिल्कुल 0 हो जाए, तो वो संक्रमण नहीं दिखाएगा। ये दोनों बात नोट कर ली क्या, नोट कर ली तो देखो क्वेश्चन कैसे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये नोट कर ली होगी, बिल्कुल, वेरी गुड। जो बच्चे कहना मानने वो देखना बोर्ड में कितना लाभ होने वाला भाई। फेल होना तो बहुत दूर की बात है, केमिस्ट्री में फेल होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मैंने आपको बताया संक्रमण कब होगा, कब होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वहां, डी उपकोष आंशिक रूप से होना चाहिए भरा, पूरा भर गया या पूरा खाली हो गया तो वो संक्रमण नहीं होगा। अब देखो भाई, अगर कोई तत्व या उसका कोई आयन
संक्रमण गुण रखता है, यानी कि वो संक्रमण दिखा रहा है, रखता है। ठीक है, संक्रमण गुण रखने का मतलब क्या है, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां क्या है, उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या काम होगा, ऐसी कंडीशन में क्या क्या काम होगा? पहला काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा, अगर वो संक्रमण गुण रखता है या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नोट कर लो कॉपी लेकर के मेरी बात, आज नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। क्या कि भाई सबसे पहले वो तत्व या उसका आयन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। कब करेगा भाई अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित? अगर वो तत्व या आयन क्या है, संक्रमण है, यानी कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। दूसरा क्या होगा, वो रंगीन आयन, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। क्या दो पॉइंट बताए मैंने, बताओ। अगर कोई तत्व संक्रमण गुण रखता है, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो एक तो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा और दूसरा क्या बताया, वो रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। ये दोनों बातें नोट करके रख लो। ठीक है, कब? अगर वो संक्रमण होगा। ये दोनों बातें नोट होगी क्या? नोट होगी। चलो अब देखते हैं, इन्हीं बातों पे नोट करके आपने रख लियोगे। मैं इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन आपको बताता हूं, जो बातें मैंने बताई अभी आपको, इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसका तो काम शायद नहीं रहा होगा, ये नोट कर ली होंगी तुमने। नोट नहीं करी तो वीडियो को पीछे से चेक करके नोट कर लेना। इनको भी हटा रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ चलो जल्दी से। चलो तो भाई अब देखो, प्रश्न नंबर 6, 7, 8 जो भी होगा, 8 शायद, देख लेना कौन सा सीरीज है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में, देखो वही आ गया ना, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है कब होता है जब यौगिक में है ना, होते हैं या उपस्थित होते हैं, यौगिक में होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं? अभी तो बताया था क्या होते हैं। ए ऑप्शन आया देखो हमारे पास, युग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोले गए हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन आया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन आया अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबाउ। तो रंगीन आयनों का निर्माण, मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई तत्व आपका वहां पर संक्रमण है, और संक्रमण कब होता है? जब उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब संक्रमण आता है। और संक्रमण आएगा तो वो अनुचुंबकीय भी होगा, और संक्रमण आएगा तो वो रंगीन यौगिक भी बनाएगा। तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, यानी में से कोई नहीं। तो कब आएगा रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भाई? जब उसमें क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी रंगीन यौगिक बनाएगा, तभी अनुचुंबकीय गुण भी रखेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अनुचुंबकीय गुण कब आता है? जब यौगिक में होते हैं। तो क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन चलो जल्दी से चलते हैं, चला जा फटाफट फटाफट। ठीक है, अच्छा चलें 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 चलें। निम्नलिखित में किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? निम्न में किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं है। लिखते हैं भाई कौन कौन से हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए है Cr++, बी है सर Fe2+, सी है ना Cu1+, मतलब Q+, और डी है भाई Ni2+। इसमें से क्या बताना भाई? निम्न में किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके लिए हमें पता होने चाहिए इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? लिखने आने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं? शुरू में क्या है? क्रोमियम दिया है, और क्रोमियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है भाई ये, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24++। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने नहीं आते आयनों के, तो जाओ मेरी जो पुरानी वीडियोस पड़ी हैं उसमें जाइए आप, और जा करके वहाँ देखो मैंने आपको धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाए हैं। तो कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं आर्गन, लिखते हैं 3D, और यहाँ लिखते हैं 4s। तो क्या होता है? आर्गन का मतलब यहाँ 18 चले गए, 2 यहाँ चले गए। होना क्या चाहिए था अगर ये एक्सेप्शन ना होता? तो 18, 2 20 और 4 24 ऐसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ? D में चला जाता है। तो 4s1 3d5। ये किसका लिखा है मैंने? Cr का, क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम के ऊपर कितने चार्ज लगे हुए? 3 चार्ज लगे हुए, और 3 चार्ज लगे हुए तो बाहर से उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। बाहर से अंदर की तरफ को कम कर दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं हमें। यहां से नहीं करना कभी भी 24 - 3 = 21, गलत आएगा आपका, नहीं करना ऐसे। कैसे करना? पहले क्रोमियम के लिए लिख दो, और क्रोमियम के लिए लिखने के बाद फिर बाहर से अंदर की तरफ को इलेक्ट्रॉन उतनी कम कर लो। तो कितने? 3+ हैं। तो चलो एक तो यहां से चला गया भाई, 0 रह गया। यहाँ कितने? 5, 2 यहां से कम कर लो, तो कितने बच गए? 3। तो क्या आया? 3d3। तो 3d3 का मतलब होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कितना आया? 3d3। तो d में कितने होते हैं बताओ? उपकोष के कक्षक 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। भरते कैसे हैं? हुंड के अनुसार, 1 2 3। तो बताओ अयुग्मित है या नहीं है? इसमें तो अयुग्मित है। अयुग्मित कौन सा होता है? ये ऐसे जो दिखता है वो अयुग्मित है भाई, और भाई ऐसे जो दिखता है वो युग्मित है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसमें है या नहीं है? इसमें तो है, और पूछा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें तो है का मतलब ये तो हमारा उत्तर है नहीं। अब चलो दूसरा किसको देखें? Fe2+। तो Fe2+ देखो, इसका आसान से लिख देंगे। Fe2+ 26 होता है। ठीक है जी। क्या आया? आर्गन 3d4s। तो 18, 2 20 और 6 26 होता है। लेकिन क्या लगा हुआ है? 2+। तो 2+ का मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो क्या रह गया? 3d6। अब 3d6 रह गया तो भाई क्या होगा सर? बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो ये कितने सारे अयुग्मित हैं इसमें भी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, अब आगे देखते हैं चल के। भाई ये दोनों तो है नहीं, क्योंकि इनमें तो अयुग्मित है ना। और उसने क्या पूछा? अयुग्मित नहीं है। नहीं वाला छांटना, नहीं वाला। ऐसे तुक्के मारोगे तो नंबर थोड़े आ जाएंगे 10। चलो अब क्या करना है? Cu1+, कॉपर। ये भी एक्सेप्शन होता है, याद रखो। ये भी क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद। तो भाई पहले कॉपर का लिख लो। आर्गन 3d4s होना क्या चाहिए था? आर्गन का मतलब 18, 2 20 और 9 29 होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। 3d10 4s1 ये होता है। ठीक है। अब बताओ कॉपर के ऊपर कितने चार्ज लगा हुआ है? प्लस का 1 चार्ज। 1 चार्ज लगा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, तो क्या हो गया? 4s0 हुआ। तो 3d कितना है? 10।
ये तो 10 का 10 ही रहा। अब 10 का 10 रहा तो फिर भाई क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 1 2 3 4 5, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, अब बताओ कोई अयुग्मित दिख रहा है क्या आपको? सारे के सारे कैसे हैं, युग्मित। अयुग्मित एक भी इलेक्ट्रॉन क्यूप्रस में नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। निकिल में भी आप चेक करके देख सकते हो, जैसे मैंने बताया उसमें भी अयुग्मित होते हैं, आप चेक करके देख लेंगे जैसे मैंने लिखने बताया। तो हमारा आंसर मिल गया बच्चों, कौन होगा, Cu1+ आयन ऐसा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, सही है क्या? हाँ सही है। सही तो उसके लिए है जो कॉपी पेन लेकर बैठा होगा, जो चित्रहार देख रहा है उसके लिए क्या है, वो चित्रहार देख रहा है कि लगाना कौन सा आने वाला। तो भाई वो तो बेचारे आया राम गया राम व्यक्ति हैं ऐसे, तो चित्रहार नहीं देखना भाई, पूरी पिक्चर देखनी है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। निम्न किस में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? वाह, निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए ऑप्शन हमारे पास आया भाई Mn2+, Z बराबर 25, बी ऑप्शन Ni2+ और Z बराबर 28। Z बराबर 28 का मतलब 25 का मतलब ये इनके परमाणु क्रमांक दे रखे। सी है Cr++ और Z बराबर आपको इसका पता है 24, एक्सेप्शन होता है। और डी ऑप्शन हमें दिया है कितना, टाइटेनियम आयन 2+ और Z बराबर है 22। ये ऑप्शन है भाई, जो कि तू लिख दिया मैंने सारा क्वेश्चन। तो निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इनमें सब में है ना, सब में है, लेकिन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है वो चेक करना हमें। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे? जब तक आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आते आपसे, आप इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं चेक कर पाएंगे, तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। शुरू में कौन है, Mn2+ है और परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है इसका, 25। तो लिखने का तरीका बताया तो था आर्गन 3d4s। आर्गन का मतलब 18, 2 20 और 5 25। किसका होता है, मैग्नीज का। लेकिन इसके साथ क्या लगे हुए, 2+। तो 2+ लगे हुए तो क्या बताया, बाहर से तो उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर लो। तो क्या आया बताओ, 3d5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे चेक होते हैं, 3d5 है, इसको इसमें भर कर देखो, किसमें, कक्षकों में। तो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों क्या है, अयुग्मित। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 5 लिख दी मैंने यहाँ, 5। अब इसको देखो, निकिल 28, तो निकिल 2+, आर्गन 3d4s, 4s2 18, 2 20 और 8 28। तो 2 यहाँ से भी कम कर दो, तो ये हो गया ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये मत मान लेना कि यहाँ तो 5 हो गए और यहाँ 8 हो गए, नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर के देखने पड़ेंगे आपको। कभी खुश हो जाओ यहाँ 5 और वहाँ 8 हो, वो ज़्यादा हो गए, गलत हो जाएगा। तो देखो जब देखेंगे 3d8, तो 3d8 को भर के देखो, 8 इलेक्ट्रॉन है और कक्षक कितने होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 8। 1 2 3 4 5, देखो 5 चले गए, छठा, सातवां, आठवां। तो ये पहले 3 इसमें युग्मित हो जाते हैं और अयुग्मित कितने रह गए, केवल 2 रह गए। देखो 1 और 1 2। तो यहाँ अयुग्मित की संख्या कितनी आई है, 2। पहले में कितनी थी, 5, इसमें कितनी आई, 2। तीसरे में चेक करो, तीसरे में भी तो बताया मैंने, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। तीसरे में कितनी आई थी हमारी, 3 आई थी, हाँ 3 आई थी। 3d3 इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऐसे ही टाइटेनियम में देख लो, टाइटेनियम में देख के तो कितना है, टाइटेनियम 22,
और 2+ लगे हुए, तो भाई कितना हुआ सर, आर्गन 3d4s। ठीक है भाई, 18 2 20 और 2 22, तो ये चले गए, 0 हो गए, 2 हैं तो 1 और 1 2 अयुग्मित होंगे, तो यहाँ कितने हैं, 2। तो देखो अब जरा ध्यान से देखो, मैग्नीज में कितने हैं, 5, निकिल 2+ में 2, Cr इसमें ट्रिपल+ में 3 और टाइटेनियम वाले में कितने हैं, 2। तो सबसे ज़्यादा पूछे में निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम बताओ किस में पाई गई, Mn2+, Z बराबर 25 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए, Mn2+, Z बराबर 25, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, आया समझ में, मिटा दो क्या, बिल्कुल नोट कर लिया होगा, वेरी गुड वेरी गुड। जो नोट कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बालक हैं, वो बहुत बढ़िया बालक हैं। अगर वो रोज भी नहीं नहा रहे होंगे जब भी बढ़िया बालक हैं, है ना। नोट करने वाले बालक बहुत अच्छे हैं, बालक और बालिकाएं भी। तो याद रखें, नोट करते रहें भाई, नोट करते रहें। ठीक है, हो गया नोट ये वाला क्वेश्चन। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई। इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाता हूँ मैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर मेरे थोड़ा सा याद नहीं अब क्या है। तो रंगहीन आयन है, रंगहीन आयन है भाई। रंगहीन कब होगा, कोई भी रंगहीन कब होगा, देखो एक बात सुनो, मैंने बताया था अगर आंशिक रूप से भरा हो, डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो, डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो, तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, और क्या होगा, रंगीन होगा, रंगीन। लेकिन अगर पूर्ण भरा हो, पूर्ण भरा हो या पूर्ण खाली हो, यानी कि D10 हो या D0 हो भाई, तो फिर वो होगा अनुचुंबकीय की जगह क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा इस कंडीशन में। और रंगीन की जगह क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कब, जब डी उपकोष पूर्ण भरा हो या पूर्ण खाली हो, तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा और रंगहीन हो जाएगा। आंशिक रूप से भरा हो या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा। ये बातें आप नोट कर लो बिल्कुल। पूरा भरा होगा तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, अनुचुंबकीय की जगह प्रतिचुंबकीय, या पूरा खाली हो तो भी। तो रंगहीन आयन है, रंगहीन आयन है। ठीक है, ए Cu1+, बी Cu2+ यानी कि क्यूप्रिक, सी हमारा है भाई, सी क्या है भाई, Na2+, डी है Fe3+। ठीक है भाई। तो रंगहीन कौन होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब जिसमें D10 की कंडीशन बनेगी, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो D10 की कंडीशन किस में बनेगी, Cu1+ में बनेगी, Cu2+ में भी नहीं बनेगी। Cu2+ में क्यों नहीं बनेगी, देखो Cu2+ 29 होता है एक्सेप्शन, ये तो होता है आर्गन 3d4s। ठीक है भाई, तो 4s1 3d10 ये होता है। तो इस बार इस पर चार्ज कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं प्लस के। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से गया, 0 हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो 10 की जगह रह जाएंगे 9। ठीक है, जबकि Cu1+ में एक ही चार्ज लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन केवल बाहर का कम होगा, ये कम नहीं होगा। तो सीधा सा इसमें भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाएंगे, उसमें भी आ जाएंगे, किस में नहीं आएंगे, Cu1+ में। तो याद रखो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, पहला ही आंसर सही है, Cu के ऊपर एक चार्ज प्लस का, इसको बोलते हैं क्यूप्रस। ये रंगहीन होगा। रंगहीन कब होता है, जब डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हो या पूर्ण रूप से खाली हो। D10 या D0 की स्थिति में वो रंगहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, चलो जल्दी से, है ना। निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है, ये याद रख लो। निम्न में से किस धातु का
गलनांक अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो है ना, तो फिलहाल हम डी ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक में से अधिकतर दी गई होंगी। तो ए ऑप्शन हमें दिया गया भाई प्लेटिनम, बी ऑप्शन हमें दिया गया भाई कौन सा, डब्लू टंगस्टन, सी ऑप्शन हमें दिया गया भाई क्या, पीडी, और डी ऑप्शन हमें दिया गया भाई क्या है, एक और दे दिया एयू गोल्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे तो याद रख लो चाहे कुछ भी कर लो, आपको पता है कि जो बल्ब होते हैं ना, विद्युत के बल्ब होते हैं, उनका जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, ताकि वो गर्म होकर के एकदम ना पिघले। तो टंगस्टन, डब्लू, निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है, तो डब्लू का होता है, याद रख लो टंगस्टन होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें भाई, अगला क्वेश्चन चलो भाई जल्दी से। निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है। देखो वाह, निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले तो पूछा था अधिकतम है, वो क्या बताया था मैंने, मैग्नीज 25, उसमें सबसे ज्यादा थी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, शून्य है, 0 है, शून्य, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें। तो अब देखो आप कौन होगा वो। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इनमें से छांटना ऑप्शन जो दिए गए हैं, Cr ट्रिपल प्लस, एक तो ये है, बी हमें दिया गया भाई Fe2 प्लस, सी हमें दिया गया भाई कितना, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, और डी ऑप्शन हमारे पास है Zn2 प्लस। तो Cr ट्रिपल प्लस में हमने पीछे देखा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए थे भाई, Fe2 प्लस में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, नहीं जानकारी तो देख लेते हैं। Fe 26 होता है भाई, आर्गन हो गया 3d4s2, तो 18 2 20 और 6 26, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 0 रह गया। 3d6, तो 3d6 को जब भरोगे तो कैसे होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो देखो ये सब क्या है, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, उन्होंने कहा शून्य है, तो ना तो शून्य इसमें है ना इसमें है, पहले वाले में। Cu2 प्लस में भी शून्य नहीं होने की, अभी पीछे करके दिखाया मैंने, इसको चेक कर लो, इसमें भी नहीं होगी। हाँ Cu1 प्लस अगर होता उसमें शून्य है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। अब देखो Zn2 प्लस जिंक, इसकी स्थिति देखो, ये संक्रमण है भी नहीं, क्यों नहीं होता संक्रमण, Zn2 प्लस का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो आर्गन 3d4s 30 करना ना, 18 तो आर्गन लिखते ही हो गया, 2 20 और 10 30। ठीक है भाई, ये क्यों नहीं होता संक्रमण, क्योंकि जो जिंक है और इसका जिंक का आयन है, मैंने कहा था या तो वो तत्व या उसका कोई आयन अगर संक्रमण दिखा दे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा दे, तो संक्रमण होता है। तो ना तो इसमें इसके तत्व में जो है संक्रमण दर्शाता, ना इसका आयन दर्शाता। क्यों, क्योंकि संक्रमण में भी 3d10 ही रहे, जिंक में भी 3d10 रहेगा और Zn2 प्लस में भी 3d10 ही रहेगा। कैसे, Zn के ऊपर चार्ज कितना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से जाएंगे 4s में से, बाहर से 0, 3d10 का 3d10 ही रह गया। और जब 3d10 होगा तो अगर d10 है तो क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें अयुग्मित है क्या एक भी नहीं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, युग्मित। तो युग्मित हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा डी, Zn2 प्लस। तो निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, वो है Zn2 प्लस। याद रखो, अगर Cu2 प्लस की जगह ऑप्शन आता Cu1 प्लस, तो फिर ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते। Cu1 प्लस में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, Cu में भी नहीं होता है, लेकिन Cu2 प्लस दिया गया है, Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो कॉपर जो है उसके 3 फॉर्म है, कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो कॉपर जो होता है, कॉपर ये भी संक्रमण नहीं दिखाता, क्यूप्रस नहीं दिखाता, लेकिन क्यूप्रिक दिखा देता है, इसलिए संक्रमण है। जिंक के केस में क्या है, जिंक जो होता है वो भी संक्रमण नहीं दिखाता और जिंक का आयन भी नहीं दिखाता,
इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस प्रकार से इसको बिल्कुल देख लें। हो गया, नोट हो गया, गुड। नोट हो गया तो वेरी गुड, नहीं नोट हुआ तो वेरी बैड। ठीक है, नहीं नोट हुआ तो वेरी बैड, मतलब आप बढ़िया काम नहीं कर रहे भाई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा आप कर रहे होंगे नोट। अब मैं देख तो तुम्हें पा नहीं रहा। ठीक है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लो भाई। क्वेश्चन क्या है? एक संक्रमण धातु, केवल डी ब्लॉक के ही होंगे इस वीडियो में, अगले वाली वीडियो में बताऊंगा एफ ब्लॉक और उपसय संयोजी यौगिक। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? ठीक है, ऑप्शन भी देख लो साथ साथ क्या क्या दिए इसमें क्वेश्चन में, पेपर में। NS इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन पे चलो, N+1 D इलेक्ट्रॉन, ये है। फिर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन N-1 D इलेक्ट्रॉन, ये है भाई। और लास्ट का ऑप्शन है चौथा, जो डी ऑप्शन है, वो है NS+N-1 D इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है। तो इसमें वो ऑप्शन सही होगा जिसमें NS और N-1 D दोनों दिए गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, याद रख लो। ये ऑप्शन होगा जिसमें दोनों होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। चलो भाई अगला अच्छा ये तो लेंथेनाइट्स है, हम तो पढ़ रहे हैं अभी कौन सा? संक्रमण। ठीक है, डी ब्लॉक के और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रतिचुंबकीय आयन है, अब अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय देखो, फटाफट करवा देता हूँ 3-4 और। ये प्रतिचुंबकीय आयन है, तो प्रतिचुंबकीय कौन होगा? जिसके डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा, आंशिक रूप से भरे होंगे अनुचुंबकीय होगा। चलो देखते हैं। ए ऑप्शन दिया भाई Cu2+, बी ऑप्शन दिया भाई Fe2+, और सी ऑप्शन दिया है Ni2+, और डी दिया है Zn2+। ठीक है, तो Cu2+ ये भी आपका प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तो होगा। ये भी होगा, निकिल भी होगा, लेकिन जिंक नहीं होता। जिंक और जिंक आयन ये दोनों ही नहीं होते, ये दोनों के दोनों प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होते हैं। तो डी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से। निम्नलिखित आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है? अनुचुंबकीय आयन नहीं, तो ये देखो, ये भी वही इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय आयन नहीं है? अनुचुंबकीय आयन का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो। अनुचुंबकीय आयन नहीं है, तो नहीं है छांटना भाई, नहीं है। चलो, है ना। तो ए, अब आप बताओ मुझे, ए Ni2+, बी Zn2+, आ गया देखो Zn, सी Cu2+, ये भी होता है, और डी Mn2+। ठीक है, तो अनुचुंबकीय कौन होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब अनुचुंबकीय होंगे।
तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। किस में नहीं होते? Zn2+ में नहीं होते। 3d10 कंडीशन रहती है यहाँ, और 3d10 का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर हो गया हमारा जिंक, Zn2+। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो 1-2 रह गया, बस 1-2 रह गया। मिटा दूँ इसे? हाँ, मिटा देते हैं। अगर सारे क्वेश्चन पढ़ लेना जैसे पढ़ा रहा मैं, एक भी नहीं छोड़ के आने के, तुम सारे करके आओगे। अगर पेपर में इनमें से कोई सा आया तो बिल्कुल करके आओगे। 10 नंबर के MCQs आ रहे हैं, 10 के 23 पे पास हैं। चलो भाई, निम्नलिखित में रंगहीन संकुल आयन है। निम्न में रंगहीन संकुल आयन है। देखो, रंगहीन संकुल आयन कौन सा होगा? जिसमें रंगहीन कोई तत्व या उसका आयन दिखाई दे जाएगा। तो देखो कौन कौन से हैं। पहला दिया हमें ए ऑप्शन, ध्यान से देखो, ये आया भाई Cu। ठीक है जी, Cu। और इसके सामने आ गया NH3 की होल 4 या 2+। एक तो ये आ गया। बी ऑप्शन हमारे पास आ गया Zn NH3 की होल 4 और ऊपर 2+। ठीक है, ये आ गया। एक में Fe आ गया, दूसरे में Fe आ गया। तो देखो, यहाँ तो आया कॉपर और 2+, यहाँ आया Zn और 2+। तो देखो यही पता लग जाता है, Zn आ गया, 2+ आ गया। तो जहाँ Zn आ जाएगा वही हमारा रंगहीन संकुल होगा। और अगले वाले में Fe आ जाएगा तो Fe तो नहीं होगा। तो Zn जहां भी दिखाई दे जाएगा भाई जिंक, वो रंगहीन ही होगा। देखो रंगहीन पूछा था, तो इसका मतलब Zn वाला हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, संक्रमण धातुओं के निम्नलिखित बाह्यतम विन्यासों में कौन सा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण धातुओं में से किसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है। और इसमें तत्व नहीं दिए, इसमें दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ए दिया 3d3 4s2। बी दिया भाई 3d5 4s1, है ना, 3d5 4s1। चलो अगला दिया सी दिया भाई 3d6 4s2। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। और डी यहाँ लिख दिया नन, कोई नहीं है। तो करना जरा ट्राई इसको, आप मुझे बताना बाद में। इसका आंसर मैं नहीं बताने का, देखते हैं कौन कौन करके बताएंगे बाद में। एक तो इसका आंसर बताना आपको, संक्रमण धातु में से निम्न में किसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी, ये दिए गए हैं ऑप्शन। तो 3 में से छांटना आपको किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, लास्ट है, निम्नलिखित आयनों में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न आयनों में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो कौन कौन से दिए हैं, इसको भी आपको करके बताना मुझे। Fe2+, बी है वेनेडियम 3+, और भाई सी है टाइटेनियम 3+, और डी है
Sc यानी कि स्कैंडियम 3+। आपको ये पता होना चाहिए Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है। वैनेडियम का कितना हो भाई, साइंस टीचर विनीता, कितना होगा बताओ, 23 होगा क्या? हाँ 23, इसका 23 होता है। टाइटेनियम का कितना होता है, 22, इसका 22 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका 21 होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना निम्न आयनों में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। इन चारों में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, इसको आप जरूर मुझे बताएंगे, कमेंट करके इनके दोनों के आंसर मुझे जरूर बताएं कि भाई इनमें से किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर से जो हमने एमसीक्यूज लिए हैं वो लिए हैं संक्रमण धातुओं से, संक्रमण तत्वों से। अगली जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स और उपसय संयोजी यौगिकों से। ठीक है, तो इसको तैयार करें। अभी 3-4 वीडियो में मैं इसको सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर करा दूंगा पूरी केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक से भी हम लेंगे जैसे बताया, उसके बाद फिर हम एक नंबर के क्वेश्चंस पकड़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो ढंग से वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो कैसी लगती है बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों से कहिए, शेयर करें, जिसका फायदा हो जाए उसका बढ़िया। क्योंकि भाई जितना भी किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे उससे भी दुगना ईश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है। ठीक है, तो आप दूसरों का भी भला चाहिए, भला करिए। भला कब कर सकते हो कि जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेज हैं, दूसरों से भी शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।